देखने वाले हैं अपन लोग नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्याओं को लिखना व नामकरण करना। मतलब लिखा, जैसे मैंने एक लिखा, ठीक है, एक लिखा और मैंने लिखा दो लिखा, तो पहला हो गया इसको लिखना, फिर इसका नामकरण किया। अपन ने नामकरण ना किया होता तो इससे अपने को कैसे पता चलता कि ये एक लिखा है कि दो लिखा है। तो इस प्रकार से संख्याओं को लिखना और उनका नामकरण के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को ही संख्या पद्धति कहते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। ये सिर्फ नॉर्मल सी डेफिनेशन है जो पीएससी के एग्जामों में 2 नंबर में आ जाती है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल लिख सकते हैं अगर कोई पीएससी का देख रहा है, ठीक है। अब इसकी बात है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बोले तो वर्गीकरण जो होता है, तो इसका जो वर्गीकरण है तो इसके वर्गीकरण से कुछ क्वेश्चन आते हैं, बस हो गए। तो अब अगर मतलब बेसिक से ही पढ़ रहे हैं, सीजल वगैरह, सीपीयू या फिर कांस्टेबल वगैरह जो आती हैं उसमें सबसे ज़्यादा मैथ आती है, तो इसमें आप मतलब डिटेल से पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है तो उसको किस प्रकार के मतलब 3 प्रकार से किया गया है। एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या, एक समित संख्या। फिर वास्तविक संख्याओं को बांटा गया है, वास्तविक संख्याओं को बांटा गया है धनात्मक मतलब सम संख्या, विषम संख्या में, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो ये सब उन्हीं में मतलब क्लासिफिकेशन उनका किया गया है, ठीक है। तो अपन इस क्लासिफिकेशन को पूरा देख लेते हैं क्या है। तो पहला देखते हैं वास्तविक संख्या। तो ये नंबर सिस्टम है, उसमें है वास्तविक संख्या, तो इसको बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। इसको रियल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या होती है। आपने देखा होगा संख्या लाइन जो होती है, ये हमने संख्या लाइन जैसे बना दिया, ये कहलाती है, इसे बोलते हैं और नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में क्या रहता है, यहाँ पर रहता है 0, यहाँ पर 1 रहता है, 2 रहता है, 3 और ये अनंत तक चला जाता है। माइनस का 1 यहाँ पर रहता है, यहाँ माइनस का 2 रहता है और यहाँ पर ऐसे अनंत तक माइनस में चला जाता है। तो ये होती है वास्तविक संख्याओं की उदाहरण जो है, तो यही वास्तविक संख्या होती है। जब इनका विभाजन करेंगे पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या में, पूर्णांक संख्या में, विषम संख्या में, तो आपको और समझ में आएगा क्या क्या है वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो ये हो गई वास्तविक संख्या। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर दशमलव भी रहते हैं। अभी यहाँ पर 1.5 आएगा, यहाँ पर 2.5 आएगा, मतलब 2.5 आएगा। तो ऐसे मतलब 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे आते जाते हैं। यहाँ पर अभी 0.5 रहेगा, तो ये भी मतलब दशमलव में रहता है। तो किस प्रकार से इनका विभाजन किया जाता है अपन देखेंगे। अगला जो आता है वह काल्पनिक, मतलब इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या दूसरा इसका वो होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या जिसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। देखिए इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर सिंपल सा क्या होता है कि अपन लोग लिख देते, लिखा आपने देखा होगा अंडर रूट माइनस का 5, ये लिखा देखा होगा आपने, ठीक है। तो अंडर रूट 5 और अंडर रूट माइनस का 1 लिखा देखा होगा, तो इसको सिंपली लिखते हैं आयोटा लिखते हैं, ठीक है। तो इसको अपन लोग आयोटा लिखते हैं, इसमें भी आयोटा लगा है, तो -1 का मतलब होता है आयोटा। आयोटा ही कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। जैसे हमने लिख दिया अंडर रूट में लिखा, ठीक है, अंडर रूट में लिख दिया -25 आयोटा, ठीक है, -25 लिख दिया। तो 25 लिख दिया -25, तो इसको क्या लिखेंगे अपन लोग, ऐसे लिखेंगे 5, इसका रूट में निकालेंगे तो 5 आएगा, और -1 यहाँ रहेगा गुणा में, तो -1 का मतलब क्या होता है आयोटा होता है, तो 5 आयोटा हो जाएगा। तो जो 5 आयोटा लिखा है, आई के ऊपर मतलब बिंदी लगा के लिखा है, तो आई के ऊपर जो बिंदी लगा के लिखते हैं इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अगर मैं लिख दूँ कि 3 आयोटा, तो अगर मैं कह दूँ कि इसको मतलब इमेजिनरी नंबर मतलब इसका क्या होगा 3 आयोटा का, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो अंडर रूट में -9 लिखेंगे,
है ना, माइनस का 9 लिखेंगे ना, इसका निकल के आएगा बाहर तो 3 और अयोटा का माइनस का 1 होता है, क्योंकि अयोटा का मान -1 होता है। तो इस प्रकार से आप ये काल्पनिक संख्या है उनको समझ सकते हैं, ठीक है। जो उसके बाद तीसरा नंबर आता है वो होती है सममित संख्या। ये आपने क्लास 11 का जो चैप्टर शायद 7 है उसमें है सममित संख्या वाला ये चैप्टर। इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है, मिश्र संख्या, मतलब वास्तविक संख्या एक मिल जाए और एक ये संख्या मिल जाए तो बोलते हैं समित संख्या। इसका सूत्र होता है a प्लस माइनस बी अयोटा, ये इसका सूत्र होता है। ये कई बार मतलब ऐसे जो एग्जाम होते हैं छोटे मोटे उन एग्जामों में आ जाता है कि मतलब निम्न में से कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब जैसे होटल के भी एग्जाम होते हैं, जो होटल होती हैं बड़े बड़े उनके एग्जाम होते हैं, तो वहीं पे एग्जाम के होटल वाला जो क्वेश्चन था तो उसमें आ गया था a प्लस माइनस बी अयोटा क्या होता है, मतलब कि कौन सी संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन सी। तो a प्लस माइनस अयोटा, तो इसी को क्या लिख देंगे अपन ने, समझ लीजिए यहाँ से 3 ले लिया, यहाँ पर प्लस लगाया और यहाँ पर लिख दिया 4 अयोटा, तो ये हो जाएगी सममित संख्या। तो आपके समझ में आया होगा कि सममित संख्या क्या कहलाती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये सममित संख्या के उदाहरण एग्जाम्पल जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है वास्तविक संख्या, इसका वर्गीकरण देखिए कैसे किया गया है। तो इसके वर्गीकरण को देखना बहुत जरूरी है और समझना भी जरूरी है। इसका वर्गीकरण जो किया गया है, इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, देखिए यहाँ से किया गया है। यहाँ से जो माइनस की संख्याएं हैं, माइनस संख्याओं से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं जाती हैं, माइनस संख्या से लेकर अनंत तक जाएगी उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो पहला इसका जो हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो संख्याएं जाएंगी उन्हें बोलेंगे पूर्णांक संख्या, उन्हें बोलेंगे पूर्णांक संख्या। अपन कह सकते हैं इनको इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। इसको इंटीजर बोलते हैं पूर्णांक संख्या को। तो क्या कैसे रहती है, माइनस अनंत से लेकर -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, डेट डैश पूरा यहाँ तक अनंत तक चले जाएंगी। 1 2 से लेकर पूरा अनंत तक जो माइनस की संख्याएं शामिल होती हैं वो कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। तो ये होती है इमेजिनरी नंबर। अब इसी को दूसरे नंबर में, ये तो पहला नंबर होगा इमेजिनरी के जैसे बांटा गया है। अब इसका दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है उसके दूसरे वर्गीकरण में आता है पूर्ण संख्या। वो आता है पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, आपको ये भी समझना है पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है कि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, 0 से लेकर अनंत तक जाएंगी, 0 से लेकर 1 2 और ऐसे अनंत तक जाएंगी, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। अपन पहुंच गए दूसरे स्टेप, मतलब यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। ये पूर्ण संख्या हो गई, तो इसी को पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब एक बार क्वेश्चन आया था कि ये जो MTS वगैरह हैं, ये डाक विभाग वाले, इसमें क्वेश्चन मतलब इजी पेपर आता है, डाक विभाग वाले जो रहते हैं वही ABP दे पाते इसका पेपर। तो एक क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है। अब बिगेस्ट नंबर ऑफ माइनस जो नंबर होता है उसका बिगेस्ट नंबर क्या था, -1। तो ये होता है -1। सबसे छोटा, सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या है वो होती है -1। ये आपको ध्यान में रखना है और ये मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, तो आपको इसको ध्यान में रख के चलना है। अब ये हो गई पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के बाद आता है 0.5। अब 0.5 आया, इसे होल नंबर बोलते हैं। आप इसे लिख लीजिए होल नंबर। इसे बोलते हैं होल नंबर। अब जो आता है अगला जो है, अब आ गया 0.5 आ गया, तो ये कैसा है, दशमलव है ना, डेसिमल संख्या है ना। तो अगला जो इसे तीसरे नंबर में बांटा गया है वो बांटा गया है दशमलव संख्या। ठीक है, तो वो बांटा गया है दशमलव संख्या को डेसिमल संख्या में, ठीक है। तो ये होती है दशमलव संख्याओं में इसे बांटा गया है। तो ये हो गए 3 टाइप, ठीक है। अब चौथा टाइप जो है, यहाँ तक तो यहाँ तक सही है, ठीक है।
यहाँ तक सही है, अपन यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद एक शुरू हो जाएगा, एक से लेकर जो अनंत तक संख्याएं जाती हैं, अनंत तक 1 2 3 4, इसमें दशमलव वाली संख्या शामिल ना होंगी, तो 1 2 3 4 अनंत तक जाएंगी, एक से अनंत तक, वो कहलाती है प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे प्राकृतिक संख्या, इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो रहता है वो रहता है 1 से लेकर अनंत तक, ये 1 से शुरू होता है। अब देखिए एक बार यहाँ से क्या क्वेश्चन आया, पूर्ण संख्या से आया कि प्रथम, यहाँ से देखिए पूर्ण संख्या का एक क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख लीजिए, एक क्वेश्चन, प्रथम प्रथम 5 पूर्ण संख्या का योग, अब ये 2003 के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाया करता, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहती थी। यही ये जो बैंकिंग में क्वेश्चन होते थे पहले, यही क्वेश्चन आते थे, प्रथम 5 संख्याओं का योग क्या होगा। अब सब लोग 5 को जोड़ें, देखिए 5 प्रथम पूर्ण संख्याओं का पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 0, पहला हो जाएगा पूर्ण संख्या, यहीं पे आप मतलब 1 से जोड़ना शुरू करेंगे। आप मतलब इसको ना लगाएंगे, मतलब कुछ लोग कर देते हैं, आप क्यों करेंगे, तो 1 0 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5 संख्या हो गई है, 4 3 7 2 9 1 10, तो इसका योग होता है 10। तो ये ऑप्शन में दिया गया था, इसके अलावा 10 की जगह 15 भी दिए गए, तो लोगों ने 15 में, मतलब मैक्सिमम लोग, क्योंकि मतलब थोड़ा जल्दी में सोचा कि ऐसा होता है, तो उन्होंने 15 कर दिया। तो ये एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है जो आ चुका है, मतलब ये क्या बोला, बैंक के क्वेश्चन बैंक में आ चुका है 2003 में, तो आप देख भी सकते हैं, तो ये आया था। अब देखिए यहाँ पर प्राप्त संख्या ये हो गया, वास्तविक संख्याओं का पूरा विभाजन जो है, वो वास्तविक संख्याओं का पूरा विभाजन कर दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं का विभाजन किया गया, सम विषम भाज्य अभाज्य सहभाज्य और परफेक्ट नंबर, तो उनको एक तरफ से अपन पढ़ेंगे। अब ये पढ़ लेते हैं दशमलव वाली संख्या, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं दशमलव वाली संख्या, इनको 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला होता है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, और यहाँ से चलेंगे 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग ये क्या होता है, सिंपल सा होता है, यही जो लिखा 0.5 लिखा, 0.5 लिख दिया, ठीक है, 0.5 लिख दिया, 0 पॉइंट अपन ने लिख दी, 0 पॉइंट लिख दिया, 25 लिख दिया, 0.665 लिख दिया। क्या होती हैं कि जो मतलब ये होती हैं शांत दशमलव, 0.5 0.25 ये होती हैं शांत दशमलव, मतलब इनके आगे कोई संख्या नहीं रहती। अब एक होता है अशांत दशमलव, इसको बोलते हैं अशांत दशमलव, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग संख्या, या बोलते हैं अशांत दशमलव, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये हो जाएगा। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, उसी में एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो ये 2 प्रकार से होते हैं, एक रिपीटिंग होता है, एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ से करेंगे, ये हो जाएगा रिपीटिंग, मतलब जो रिपीट कर दे, और एक होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग अशांत दशमलव, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग जो अशांत दशमलव होता है, तो नॉन जो रिपीट नहीं करता, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, जैसे क्या होता है कि हमने लिख दिया रिपीटिंग 0.3 लिख दिया, 3 ऐसे चलता गया, ठीक है। तो ये कहलाता है रिपीटिंग। आप मतलब अगर आपको करना हो तो आप करके देख भी सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया 10 हो गया
10.3 करेंगे तो यही आ जाएगा 0.3, इसके ऊपर बार लगा लेते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं। अगर आपने क्लास 9 में इसके वो नियम जो थे पढ़ा हो बार निकालने का, तो 3 का जो बार निकालेंगे 3/9 आया करता था, तो इसी को काट कर दे दे 1/3 लिख देते थे। ठीक है, तो 1/3 का करेंगे तो यही ये पूरा आता जाएगा। तो क्या करते हैं कि जो बार उठाने के लिए 9 करते हैं, उसके पहले जो रहता है तो पेन मतलब जो है आप नियम पढ़ लेंगे, उससे देख कर उसके पहले अगर कोई संख्या हुई, मतलब जैसे लिखा 0.29 के ऊपर बार लगा है, तो यहाँ पर नीचे में 90 करेंगे, उसमें संख्या में 2 घटाएंगे, तो ऐसा रहता है। तो वो आपको नियम बनते होंगे, नहीं आगे चल कर इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नॉन रिपीटिंग होता है 0.46, और फिर इसके ऊपर बार लगा हो 0.675, मतलब ये फिर बार बार रिपीट करने लगे, तो ये होता है नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग, मतलब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग संख्या। अब ये जो होता है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग जो रिपीट नहीं करते, जैसे होता है अंडर रूट 2 का मान अगर आपने देखा हो तो होता है 1.414, ये होता है। हमने कभी कक्षा 8 में शायद इसका पढ़ा था मान, तो ये होता है इसका मान। अभी रिपीट करता जाता है, यही बार मतलब यही नहीं आता कि हम कितने नंबर आते जाते हैं। ठीक है, अभी इस प्रकार आप पाई होता है, पाई भी यही नंबर होता है, तो ये आते रहते हैं, तो इनको आपको याद करना है। इसके अलावा अंडर रूट थ्री का मान भी देखेंगे, इसका पॉइंट होता है 3.14, और ऐसे आगे चलता जाता है। कई मतलब आप पाई का मान देख लीजिएगा, आगे तक चलता जाता है। तो ये आ चुका है कि पाई, अभी देखते हैं बताते हैं और क्या होता है। अंडर रूट 3 का होता है 1.7, और आगे ऐसे चलता जाता है। तो आप उनके भी मान याद कर लीजिए, क्योंकि पूछ देता है। अब देखिए सबसे बड़ा जो फंडा था हम बताने वाले थे, वो मतलब बताना मुश्किल ही मतलब वो लगता है। तो देखिए क्या है इसको, ये जो इतनी संख्या है नॉन रिपीटिंग संख्या, ये होती अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और ये आर टोटली जो है यहाँ से लेकर ये पूरा, ये जितनी दिए गए हैं, इन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इसे बोलते हैं नॉन रेशनल नंबर, और इसे बोलते हैं रेशनल नंबर, क्योंकि इसे p/q में जैसे 3 लिखा है तो 3 को 3/9 लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आर टोटली जितनी भी संख्याएं हैं वो बनती हैं परिमेय संख्या। ये इतनी देखिए, यहाँ से लेकर ये इनको छोड़कर, और ये जो मतलब इसका ये विभाजन किया है, ये पूरा कहलाता है परिमेय संख्या। क्योंकि अगर आप मतलब 1.5 भी लेते हैं दशमलव वाली संख्या, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, p/q के रूप में लिख दिया। अगर आप 2 लेते हैं तो 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये p/q के रूप में अपन इन्हें लिख सकते हैं, इसलिए इन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। रेशनल नंबर, तो इसे बोलते हैं रेशनल नंबर, और इसे बोलते हैं इनरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल या नॉन रेशनल या इनरेशनल नंबर इनको बोलते हैं, इनरेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या को। तो ये हुआ इसका विभाजन जो होता है। और टोटली परिमेय संख्याएं जो होती हैं आपकी, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उनका पूरा विभाजन कर दिया। अब एक बार जो क्वेश्चन आया वो आया अपरिमेय और परिमेय संख्याओं से जो क्वेश्चन आया, थोड़ा हम बिठा के लिख दे रहा हूँ कहीं पे भी। ठीक है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कहीं पे भी लिख दे रहे हैं। आया कि 0 मतलब -1, माइनस और 1 और 0 के बीच कितनी परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आया। और एक क्वेश्चन आया था कि पाई परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, पाई परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। तो पाई भैया जो पाई होता है ना, पाई अगर पाई का मान 3.114 दिया गया हो, 3.114 दिया गया हो तो वो अपरिमेय संख्या है। अगर उसका मान 22/7 दिया गया हो तो वो परिमेय संख्या है। 22/7 में परिमेय संख्या है, और ये दिया गया हो तो वो अपरिमेय संख्या। ये आपको देख लेना, मान के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मान ये भी होता है और मान ये भी होता है। तो 22/7 में दिया गया हो तो अपने को परिमेय संख्या लगाना है, और नहीं ये अपरिमेय संख्या लगा देना है। ठीक है, अब ये आए 0, 1 और 0 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब ये आपको बताना था कितनी परिमेय संख्याएं हैं जी इसके बीच में।
तो इसके जीरो और इसके बीच में जो परमेय संख्याएं होती हैं काफ़ी होती हैं। इसके अलावा अपने को पहले की 3 परमेय संख्या बतानी थी कौन कौन है। तो देखिए इसके बीच में एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, माइनस का आधा, ठीक है, ये हो जाएगा। एक हो जाएगा इसका 1.4 माइनस का, और एक हो जाएगा माइनस का 1.3। ये हो जाएंगे इसके मतलब 3 जो अपरिमेय संख्या हैं वो आप निकाल सकते थे। और माइनस का 1/10 भी कर देते, 1/5 कर देते। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आ जाता 0.1 तो ना आता, यहाँ से आता माइनस का 0.1, माइनस का 0.2, माइनस का 0.3, माइनस का 0.4, ऐसे मतलब आते जाते, है ना। तो इस प्रकार से उनके बीच में 3 निकालना था। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये 9वीं के 9th जो क्लास में रहते हैं वो 9th क्लास के थे निकालने के लिए, कितनी परमेय अपरमेय संख्या निकाली, क्योंकि 9th का जो NCERT बुक है उसका पहला चैप्टर भी यही था। तो अब अपन देखते हैं बिना टाइम ये गुजारे, ये प्राकृतिक संख्या जो होती हैं इनसे आता है मोस्ट क्वेश्चन, पूरे बन के इसी से आते हैं। इनको किस प्रकार से विभाजित किया गया तो ये अपन देखते हैं। ये मैं बिठा दूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लिखते जाना है, नोट बनाते जाइए और लिखते जाइए, क्योंकि ये मोस्ट है। इसके अलावा हो सकेगा तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में मतलब डाल दूँगा, इसके जो नोट वगैरह हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए। हो सकेगा अगर ड्राइव से वो उसमें गूगल वगैरह में अपलोड करना पड़ता है, अगर मुझसे हो गया तो मैंने अपनी बुक में बना के रखे हैं, तो किताब मतलब अपनी कॉपी में बना के रखे हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप देख लो। वैसे आप लिखते जाइए। अब देखिए प्राकृतिक संख्या जो होती है नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर एक प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या होती है उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो प्राकृतिक संख्याओं को बेसिकली जो बांटा गया है वो बांटा गया है, पहला आएगा इसमें पहला नंबर आएगा, पहला जो आएगा वो है सम संख्या। सम संख्या नहीं लिखते, सम लिख देते, ठीक है, सम संख्या, इसे बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है, इसे बोलते हैं इवन नंबर, सम संख्या इवन नंबर। अब ये क्या होती हैं कि जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, वो कहलाती हैं असम संख्या। अब क्या है कि ये क्वेश्चन आता है कि जीरो, इसी से सम संख्या से क्वेश्चन आता है कि जीरो क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है। अब ये UPSC में क्वेश्चन आया, पूछा इंटरव्यू में कि जीरो सम संख्या की विषम संख्या कारण बताओ। अब UPSC में भी मैथ आती है, लिए रहते हैं लोग जो मेन सब्जेक्ट में, तो जीरो परमेय संख्या की अपरमेय मतलब कारण बताओ। तो देखिए बेसिकली इसका कारण क्या है कि जीरो एक परमेय संख्या है, मतलब सॉरी सम संख्या है, इवन नंबर है। क्यों है, इसका कारण क्या होता है, देखिए पहला तो है कि पहले जो सम संख्या आती है फिर इसके बाद विषम संख्या आती है, ठीक है, तो पहले सम संख्या आएगी फिर विषम संख्या आएगी। दूसरा कारण ये था कि ये जो टेन है, ठीक है, अब टेन के मैं मतलब जीरो लिखा है, जीरो लिखा है, तो ये 2 से विभाजित हो जाता है, 2 से विभाजित हो जाता है, तो इसको जब 2 है तो इसको सम संख्या बोलते हैं, 100 को सम संख्या बोलते हैं, तो इसको भी सम संख्या बोलना चाहिए, मतलब 0 को। तो इस प्रकार से भी ये विवाद मतलब वो था, तो कारण बताया गया इसका। अभी इसमें भी कुछ विवाद चल रहा है, कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते, कुछ कारण मतलब सबको ही अलग अलग अपने कारण मिलता है। तो इसका बेसिकली कारण ये कि सम से शुरू होता है, तो सम विषम, फिर अब इसके बाद देखिए विषम आएगा, 3 विषम हो जाएगा, 4 फिर सम हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे सम विषम चलता रहता है। ये आपकी सम संख्या समझ में आया। अब दूसरा, अब क्योंकि ये आपको बनना चाहिए, क्योंकि अभी जो आएंगे तो बोलेंगे कि जो सम संख्या है आप तो करीबन 8 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, जो क्या बोलते हैं आप, चलो छोड़िए, और सम एक आएगा विषम, इसे बोलते हैं ऑड नंबर,
तो ऑड नंबर वो कहलाते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 से विभाजित नहीं होते, 2 से विभाजित नहीं होते। तो उसमें आ जाएगा 1, 1, 3, 5 और ऐसे चले जाएंगे, ठीक है, जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं। तो ये हो गए सम और विषम संख्या। अब आएगा, अगला आएगा भाज्य संख्या। ये आएगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसको शायद क्या बोलते हैं, क्लासिफिक बोलते हैं, कुछ बोलते हैं आप क्लासिफिक ही बोलते हैं। भाज्य संख्या को देख लीजिएगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैसे जहाँ तक मुझे पता है क्लासिक नंबर बोलते हैं शायद इसको। तो आप इसको थोड़ी देख लीजिएगा क्या बोलते हैं, मुझे मतलब इसका वो पता नहीं कि क्या बोलते हैं। तो आप इसको भाज्य संख्या जो होती है, तो भाज्य संख्या क्या बोलते हैं, क्या किन्हें बोला जाता है भाज्य संख्या? तो भाज्य संख्याएं बोला जाता है, भाज्य संख्याएं जो होती हैं वो भाज्य संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों। जैसे हो गया अपना, अब पूछा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो ये क्वेश्चन आया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो वो है 4। अब हम बता रहे हैं कि जिसके मिनिमम, कम से कम, एट लिस्ट 3 फैक्टर हो, ठीक है ना, 3 फैक्टर हो। जैसे 4 है तो 4 के जो बनेंगे फैक्टर, तो बनेगा, काटे ही देख लीजिए, वो बनेगा 2 से कटेगा 2 आएगा, 2 1 आ जाएगा। मतलब ऐसे करें तो मतलब बोलते हैं 1, 2 और ये 4। तो ये कहलाता है भाज्य संख्या। मतलब इसके जो गुणज बोलते हैं उसको, फैक्टर नहीं बोलते, गुणज बोलते हैं। गुणज और गुणनखंड अलग है, तो इसके 4 फैक्टर बनते हैं, मतलब वो होते हैं। तो जिनके एटलीस्ट 3 हों, फैक्टर हों, तो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो है 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब एक बार पूछा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या कौन सी है? ये आपको बताना है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या वो है 9। सबसे छोटी विषम भी है और सबसे छोटी विषम और भाज्य संख्या भी है, क्योंकि इसके भी जो फैक्टर बनते हैं 1, 3 और 9 होते हैं, ठीक है, खुद होता है और इसके बीच में। तो ये बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसको बेसिकली बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो आप इसको मतलब भाज्य संख्याएं जो है, तो भाज्य संख्या से केवल इतने ही क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद भाज्य संख्याओं के बाद जो अगले क्वेश्चन आएंगे कंपोजिट नंबर हो गए। अब इसके बाद जो आएगा वो आएगा अभाज्य संख्या। इसी को प्राप्त संख्या को बांट रहे हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। 1, 2 ये तीसरा नंबर था और ये रहा चौथा नंबर, तो इसे बांट दिया अभाज्य संख्या में। तो अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? जिनके एटलीस्ट 2 फैक्टर हों। एक तो एक होगा ही सब में, एक यूनिक होता है, मतलब यूनिक सभी में होता है, ठीक है। ये सभी में होगा और वही की वही संख्या हो, जैसे वही की वही संख्या, जैसे हमने कह दिया 3, हमने कहा 13 बोला, ठीक है। तो 13 बोल दिया तो 13 हो गई, एक हो जाएगा इसका 13 से कटेगी और एक कटेगी 1 से, ठीक है। इसके 2 फैक्टर बनेंगे, तो कहलाती है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जो खुद से, एक से या खुद से विभाजित होती हैं, तो उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, PRIMB, प्राइम नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो प्राइम नंबर, अब यहीं से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है प्राइम नंबर से ही आते हैं।
तो प्राइम नंबर से जो क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। पहला आएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ प्राइम, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? तो वो है सबसे छोटा, वो है 2। ठीक है, एक नहीं है, आपको याद रखना है, एक नहीं है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना तो ये कंपोजिट है और ना ही प्राइम नंबर है। ये दोनों नहीं है, ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट। ये आ जाए तो आपको ये याद रखना है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? वो है 2। एक बार क्वेश्चन आया था जब हम क्लास पढ़ते थे, सम अभाज्य संख्या मतलब इवन प्राइम नंबर कौन सा है? तो वो है 2। इवन प्राइम नंबर नहीं है, सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर कौन सा है? सम अभाज्य संख्या से बोलते हैं। सम अभाज्य संख्या सब कौन सी है? ठीक है, एक ही है, ऑल टोटली जितनी भी संख्याएं होती है उसमें एक ही यही है सम अभाज्य संख्या। अब इसके पहले मतलब इससे एक आया था, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या मतलब ऑड इवन नंबर, विषम अभाज्य संख्या इसे बोलते हैं ऑड इवन नंबर। ऑड इवन नंबर, सबसे छोटा ऑड इवन नंबर कौन सा है? तो वो है, कौन सा है आप बताइए? सबसे छोटा ऑड इवन नंबर है 3। सबसे छोटा ऑड इवन नंबर है 3। तो ये एक क्वेश्चन ये हो गया, इससे जो आ चुका है। दूसरा ये है जो आ चुका है सीजीएल लेवल में, और तीसरा क्वेश्चन ये आ जाएगा, आ सकता है, तीसरा हो गया। अब इसके अलावा आया था कि वो 3 अभाज्य संख्याएं, विषम अभाज्य संख्याएं जो लगातार हैं और जिनमें 2 का गैप है। इसमें देखिए 2 का गैप है ना, 2 का, इसमें भी 2 का गैप है। आज टोटली 3 ही संख्याएं हैं जिसमें 2 का गैप है और विषम अभाज्य हैं, विषम भी हैं और अभाज्य संख्याएं जिसमें 2 का गैप है और क्रमागत 3 है। 3 संख्याएं वो कौन सी हैं? तो 3, 5, 7 बताना था आपको। तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 2 का गैप है और क्या है? ऑड प्राइम नंबर है और क्रमागत है, मतलब लगातार है, 3, 5, 7, इसके अलावा कोई और नहीं है। ठीक है, अब ये पूछ दिया गया। अब इसके अलावा पूछा गया था, वो पूछा जाता है इससे क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक और 50 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कौन से हैं? कितने प्राइम नंबर हैं? कितने प्राइम नंबर, कितने अभाज्य संख्याएं हैं? तो ये है 15 और ये है 10। तो ये है 15 और ये है 10। ठीक है, तो ये यहाँ तक आ सकता है। और अगर पूछ दे 1 से 100 तक में कितने हैं? 1 से 100 तक में तो आप सिंपली बता देंगे 25 हैं। तो ये क्वेश्चन जो हो सकते थे अभाज्य संख्या से, वो इतने ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है प्राइम नंबर से। अब देखिए हम बता देते कौन कौन सी हैं। तो अपन 1 से 50 तक में बोलेंगे 15, तो बोलना है आपको 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43 और 47। वही क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हुई। एक कोई जो छूट गई है वो कौन सी छूट गई है? वो छूट गई है 43, 47, 41, वो छूट चुकी थी 41। तो ये 41 होता है, तो हो गई 15 हो गई। ठीक है,
ये हो गई सम अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या। अब इसके अलावा जो 50 से हैं ये तो हो गई कितनी, 1 से लेकर 50 तक। अब 50 से लेकर 100 तक में जो है वो कौन सी, 50 से 100 तक में, तो यहाँ से शुरू करेंगे 53, 53 के बाद करेंगे 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद होता है 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद होती है 73, 73 के बाद 79, 79 के बाद होती है 83, 83 के बाद 89 और 89 के बाद 97। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होती हैं और 8 होती हैं 25। लगता है मुझे ये आपके समझ में आ गया होगा और क्योंकि आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या का जो अगला विभाजन है वो पांचवा अगला विभाजन है, उसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य, इसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं, तो को प्राइम नंबर वे नंबर कहलाते हैं, को प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिनका HCF 1 हो। HCF मतलब हम ले लिया 3 ले लिया, ठीक है, और 2 ले लिया, तो इनका जब HCF निकालेंगे ना तो इनका HCF 1 आएगा। हमने ले लिया कितना ले लिया, हमने ले लिया 8 ले लिया, ठीक है, 8 ले लिया और इसके अलावा ले लिया 125 ले लिया, ठीक है। तो जब इनका HCF निकालेंगे, HCF तो आपसे निकालते बनता होगा, ना बनता हो तो अभी सीखेंगे आगे। तो इनका जब HCF निकालेंगे, इनका HCF जो होता है, इनका HCF देखिए 1 आ रहा है, इसमें कोई भी मतलब एक जैसे नहीं मिल रहा है, एक जैसे मिलना चाहिए, जोड़े बनने चाहिए, तो इनका HCF 1 आ रहा है, तो ये कहलाते हैं सह अभाज्य संख्या जिनका जोड़े एक साथ बने। जैसे और बनाना चाहें तो अपन बना सकते हैं, 36 होता है, 25 होता है, ठीक है, 36 25 हो गया। और इसके अलावा जो सबसे छोटा सह अभाज्य संख्या जो बनती है वो बनती है 3 और 5 की, नहीं 2 और 3 की, 2 और 3 की सबसे छोटी क्या बोलते हैं ये नंबर बनता है, ठीक है। और इसके अलावा जो 2 अंकों की बनता है, 2 अंकों का जो बनता है, आ सकता है कि 2 अंकों वाली जो सह अभाज्य संख्या का जोड़ा है वो क्या होता है, तो वो होता है अपना, अब इसके अलावा बना सकते हैं बहुत सारी, मतलब 11 ले सकते हैं, तो 11 और ले लेंगे अपन 13, बस 11 सह अभाज्य संख्या जिनका जोड़े क्या बने, ये सह अभाज्य संख्या है, यही कहलाती है। तो ये 3 और 2 को आपको याद रखना है, जिसका HCF क्या हो 2 हो, मतलब जिसका HCF 1 हो वही कहलाती है सह अभाज्य संख्या है। आप इनको गुणनखंड करेंगे और निकाल लेंगे। अब इसके अलावा जो होता है परफेक्ट नंबर एक और होता है, इसीलिए परफेक्ट नंबर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परफेक्ट नंबर के बारे में जानकारी, मतलब पाँच प्रकार में इसमें इसको बांट दिया अपन लोगों ने। देखिए आप अपन लोगों ने इसको 5 उसमें बांट दिए। अब छठवां नंबर जो बांटते हैं वो बांटते हैं परफेक्ट नंबर। ये अपन लोगों ने ना सुना होगा, आपने नाम ना सुना होगा, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर जो है इसका क्लासिफिकेशन, लास्ट का क्लासिफिकेशन है, बस हो गया, ठीक है। तो लास्ट क्या कहलाती हैं, परफेक्ट उचित संख्याएं, उचित परफेक्ट उचित ही बोलते हैं। तो उचित संख्याएं जो होती हैं वो होती है कौन कौन सी होती हैं, देखिए क्या होती है, सबसे छोटी एक अंक की, ठीक है, सबसे छोटी एक अंक की होती है 6। अब कहलाती क्या है, अब क्या कहलाती है कि अगर इनका अपन गुणनखंड करेंगे तो क्या किया, एक होगा इसका गुणनखंड, 2 होगा, 3 होगा, मतलब 1 से कट जाएगी, ये 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 6 से कटेगी, खुद से कटेगी, मतलब जितने संख्याओं से कटती है, ठीक है, कटेगी। अब क्या करेंगे कि इनको 6 को हटाकर, मतलब 6 को कम किए, इनको जोड़ेंगे तो वही संख्या आनी चाहिए। 3 2 5 1 6 आ गई, तो 6 जब आ गई तो ये कहलाती है, क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है।
तो इसको परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ये आपके समझ में आया होगा कि कैसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर। और जो दूसरी जो संख्या होती है, तो ये हो गया इसका जो परफेक्ट नंबर होता है। तो जो इसका परफेक्ट नंबर होता है वो यही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इससे मतलब कट जुड़ जाए तो कट जाए तो वो कहलाती हैं परफेक्ट नंबर। अब इसके अलावा जो दूसरा नंबर होता है, दूसरी जो संख्या होती है वो दूसरी संख्या होती है 2 अंकों की पूर्ति। तो 2 अंकों की जो होती है, तो 2 अंकों का परफेक्ट नंबर होता है 28। तो 28 के अपन फैक्टर करें तो देखिए 1 से 1 कट जाता है, मतलब 1 से भाग इसका चला जाता है, फिर करेंगे तो 2 से चला जाता है, 4 से चला जाता है, 7 चौको 28 होता है, इससे चला जाता है, और ये 14 से चला जाता है, 28 से चला जाता है। तो इस 28 को नहीं जोड़ना है, जो वो संख्या रहेगी उसको नहीं जोड़ेंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो यही संख्या आएगी 14, 7 21, 4 25, 2 25, 25 2 27, 1 28। तो ये इनको जोड़ा तो 28 आ रहा है। तो ये 2 अंक की ये आ चुका है कि परफेक्ट नंबर, 2 अंकों का परफेक्ट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा, या फिर यही है ये सबसे छोटा 28 ही। तो ये आपको याद रखना है। और 3 अंक का पूछ सकता है, तो 3 अंकों का कौन सा है, 3 अंकों का परफेक्ट नंबर जो है वो है 3 अंकों का परफेक्ट नंबर है 496। 3 अंकों का जो नंबर है वो है 496। अब इनको आप करके देख लीजिए, जब करेंगे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा इसका 248, तो 4, हाँ 248, फिर 248, फिर 124 आ जाएंगे। 124 को करो, 124 को करेंगे तो फिर कितने दूनी 124 होता है, 62 दूनी 62, 62 का करेंगे तो 21 आ जाएगा। बस 21 का 21 ही होता है, फिर उसको जोड़ के देख लीजिए तो पूरा वही आएगा, मतलब यही कहीं आ जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, बस हो गए। तो ये कहलाते हैं परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो ये हुए परफेक्ट नंबर। तो अब ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब इसके अलावा जो आता है क्वेश्चन, अब ये हो गया, अब थोड़ा और देखेंगे, क्योंकि अब अपने को ये इसमें इकाई का अंक वगैरह, गुणनखंड वगैरह, व्यवस्था के नियम वगैरह सब कुछ इसमें पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ पर जो मेहनत थ्योरम वगैरह संख्या पत्ती में ही आती है, तो पढ़ने को अपने को पढ़ना है। तो अपन देख लेते हैं पहले। अब जैसे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे मतलब संख्या लिखी गई, तो इसको बोलते हैं इकाईकरण। यहाँ से होता है शुरू इकाईकरण। तो इसे इकाई पढ़ते हैं, इसे दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, संत, दशंत, ऐसे मतलब आगे तक संख्याएं चली जाती है। तो हमें बताना चाह रहे थे कि ये जो होता है वो होता है इकाईकरण। इकाई अंक कहें तो यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो इसी को अपने को जो अगला मतलब वीडियो रहेगा, अपन इसी के बारे में जो सब कुछ है इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसके अलावा पूछता है, क्योंकि ये पूछेगा 1 अंक और 2 अंक। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर, हालांकि आप पढ़ के आए होंगे, और 1 अंक और स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या और मतलब सबसे छोटी संख्या। तो 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 5 6 7 8 और 9 अंक, यहाँ तक की जो संख्याएं हैं स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट, इसके ट्रिक देख लेते हैं क्या है। तो ये पूछ लेता है कि स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है 1 अंक की, तो होती है 0 और ये होती है 9। अब अपने को कुछ नहीं करना, 2 अंक में पूछे तो 1 लिखना है और एक 0 लगा देना है। इसमें 2 अंक में पूछे तो 99 लिख देना है। कहना का अंक है कि देखिए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 0 ही होगी, 1 अंक है इसमें, सबसे बड़ी 9 होगी। अगर इसमें 10 किया तो 10 में 2 अंक हो जाएंगे। अब देखिए, अब 1 अंक 2 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होगी 10 ही होगी, आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। और 2 अंक की बड़ी होगी 99 होगी। 100 करेंगे तो 3 अंक उसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होती है। अब इसमें मतलब 3 अंक की निकालना है तो इसमें 2 शून्य लगा देंगे,
और 1 2 3 इसमें 9 लिख देंगे। अब ये 4 वाला आप खुद बताइए, 1 2 3 शून्य लिखना है, 1 लिखने के बाद 4 है तो इसमें 4 9 कर देंगे, 1 2 3 और 4 कर देंगे। अब 5 वाली निकालना है तो 1 2 3 4 कर देना है। इसमें 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 लिख देंगे। इसमें 1 2 3 4 5 और 6 लिख देंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देंगे। मतलब 9 की पूछा तो 8 शून्य लगाना एक ही बार। इसमें 9 तो नहीं करते जाना है। तो इसमें जैसे कर दिया 5 कर दिया, अब इसमें कर दिया 4 कर दिया, मतलब ऐसे आपको टोटली करते जाना है। 9 की पूछेगा तो 9 कर दिए। तो ये संख्याएं पूछेंगी अभी वहाँ पर क्या बोलते हैं एलसीएम में पूछेंगी कि 1 अंक की 2 अंक की संख्या में इतना घटाया जाता है, तो ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा पढ़ाया जाता है, अपने लिखा है, हमने लिख दिया 1 2 3 और 4, इसका आरोही क्रम पूछ दिया। ऐसे नहीं, ये संख्या लिख दिया हमने 4 3 2 5 और 1, ऐसे लिख दिया। अब इसका आरोही क्रम पूछेगा जिसे बोलते हैं असेंडिंग। तो आरोही क्रम ये आएगा नहीं, वैसे फिर भी असेंडिंग, जब संख्याएं पढ़ ही रहे हैं तो पढ़ लें, ठीक है। तो असेंडिंग, जब असेंडिंग पूछेगा तो इसका आप लिखेंगे तो असेंडिंग में कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब सबसे छोटी पहले सबसे बड़ी ऐसे। और अवरोही, अवरोही मतलब होता है, आरोही मतलब अवरोही मतलब घटता, तो इसमें ऐसे लिखेंगे, इसे बोलते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ये क्लास 3 4 में था, अगर आपने पढ़ा हो तो 3 4 में रहता था। तो 5 4 3 2 1 सबसे बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, तो ये होते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग संख्याएं होती हैं। तो आपको मतलब आपको कन्फर्म रहना चाहिए कि ये होती है। तो इस प्रकार से असेंडिंग डिसेंडिंग जो संख्याएं होती हैं वो हो गया। अब इसके अलावा जो आता है स्थानीय मान और जाति मान, प्लेस वैल्यू PLACE, प्लेस और फेस वैल्यू, और इसे बोलते हैं स्थानीय मान, इसे बोलते हैं जातीय मान। तो ये देख लेते हैं क्या होता है। तो मैंने कहा कि 420 बोला, तो 420 में मैंने बोल दिया 420 ही कर लीजिए, नहीं 420 मत कीजिए, 420 मत कीजिए, यहाँ पर आप 429 कर लीजिए, ठीक है। 420 मत कीजिए, है ना। तो 420 नहीं करना है अपने को। अब इसमें कहेगा 4 का स्थानीय मान क्या होता है, तो स्थानीय मान क्या होता है, 4 लिखा और फिर 2 शून्य लिख देंगे, इसके बाद जो जितनी संख्या रहेंगी उतने शून्य लिखते हैं ना स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान पूछा तो इसमें 2 का स्थानीय मान पूछेंगे तो अपने को 20 लिख देना है। और 9 का पूछा तो 9 का 9 होगा, मतलब जितनी संख्या है। इसका 4 का जाति मान पूछा, फेस वैल्यू जाति मान पूछा है फेस वैल्यू, तो 4 का 4 और 2 का 2 और 9 का 9 रहेगा, मतलब वही तो वही उतर के आ जाएगा। अब ये एक बार क्वेश्चन आया कि कौन से अंक में स्थानीय मान और जाति मान बराबर होते हैं, तो वो होते हैं इकाई अंक में। ये इकाई अंक है ना, तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस अंक में दोनों के मतलब स्थानीय मान फेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बराबर होते हैं, तो वो होते हैं इकाई अंक में। ये आपको ध्यान में रखना है और याद करके ये यहाँ से क्वेश्चन जाना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं तो वो कहेगा कि 4 की स्थानीय मतलब फेस वैल्यू में से और इसकी प्लेस वैल्यू का अंतर बताओ। तो इसका पूछ दिया जैसे 400, इसकी फेस वैल्यू है 400, तो इसका अंतर पूछा तो माइनस का 4 कर देंगे तो आ जाएगा 396। तो ये मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको याद रख के जाना है, ठीक है। आपको दिया इसकी 2 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर, ठीक है। तो 2 20 में से 2 गई तो आ जाएगा 18। अब इसके अलावा आ जाता है क्वेश्चन आया था कि किस अंक पर स्थानीय मान और जाति मान शून्य होता है, तो कौन से होता है, इकाई अंक पर स्थानीय मान और जाति मान का अंतर शून्य होता है। अगर पूछ दे अंतर शून्य होगा तो
किस अंक पे होगा, मतलब ऐसा है क्वेश्चन कि उस अंक का नाम बताओ, अंक का नाम बताओ, नाम बताओ जिसमें स्थानीय मान या फिर बोले प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान व जाति मान का अंतर शून्य होता है, अंतर शून्य होता है। तो होगा इकाई का, इकाई के अंक में जो भी लिखा हो तो लिख देना। अब यही लिखा था कि 429, कुछ भी मतलब ऐसे संख्या लिखी थी, इसमें किसका अंतर शून्य होगा, तो आपको लगाना था 9 का, 9 जो है उसका अंतर शून्य होगा। तो इस प्रकार से अपनी ये क्लास होती है खत्म। अगली क्लास देखेंगे अगले वाली वीडियो में, जो मतलब अपन इकाई अंक पढ़ेंगे, इकाई अंक कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब मैं बता चुका हूँ कि इकाई अंक 4, 6, 2, 3 ऐसे लिखा है, तो इकाई अंक ये कहलाता है। अपने को यही इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक से एक क्वेश्चन मतलब आ ही जाता है, जो मतलब अलग जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें करीबन इकाई अंक वगैरह से यहाँ से एक क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान है, तो अपन उसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे।